नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। तो जैसे कि आप जानते हैं झारखंड टेट टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी काफ़ी सारी आने वाली है, कुछ आ भी चुकी है। तो इसकी तैयारी आपको यहाँ पर सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 NCERT बेस पे मिल जाएगी। तो देखिए, हमने अपने पिछले पार्ट में जाना वैदिक काल के बारे में, जहाँ पर हमने काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी किस तरह से 4 वेदों की रचना होती है। और ऋग वैदिक काल जो है उसमें समाज किस तरह से बटा हुआ था, पंचायत व्यवस्था कैसी थी, यज्ञ कितने तरह के होते थे और जो देवता थे उसमें कौन से प्रमुख थे। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो जैसे कि आप देख रहे हैं नदी के बारे में है। आज हम नदियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नदी के बारे में काफ़ी सारी आप नाम जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे इनके जो नाम थे वो भिन्न रहते हैं। तो ऋग्वेदिक जो नदियाँ हैं उसके कुछ प्राचीन नाम है और कुछ आधुनिक नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जो वैसे काफ़ी 15 यहाँ पर है, लेकिन आप कुछ मुख्य के नाम आप ज़रूर याद रखें। तो सबसे पहले आता है वितस्तता। तो ये झेलम नदी का प्राचीन नाम रहता है वितस्तता। व्यास नदी विपाशा। रावी नदी का परुष्णी रावी नदी परुष्णी। फिर गंडक नदी का आप सदानीरा गंडक नदी। चिनाब अस्कनी। सतलज का सतुद्री नदी है। फिर सिंध का है सिंधु। धंगर सरस्वती नदी है। जैसा कि आप जानते हैं अब ये भूमिगत हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो इतने सारी वैसे काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन आप इसमें से जो मुख्य है 8-9 इसे आप जरूर याद रखें, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं दर्शन शास्त्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6 दर्शन के बारे में जानकारी इस वेद में दी गई है ऋग वैदिक काल में। सबसे पहले नाम आता है न्याय दर्शन का। तो जो न्याय दर्शन है गौतम ऋषि। सांख्य दर्शन कपिल। और आपको एक बात बता दूं, जो बुद्ध थे वो भी सांख्य दर्शन से ही काफ़ी प्रभावित रहते हैं। पतंजलि का योग आप जानते हैं, इसे तो सभी जरूर जानते हैं, याद भी ये हो जाएगा आसानी से। और वैश्विक का कनाड। और उत्तर मीमांसा का बादरायण, पूर्व मीमांसा का जैमिनी। तो इस तरह से षड दर्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका बलि। अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो देखिए, जो बलि था ना वही टैक्स रहता है। ठीक है, वही टैक्स रहता है। तो वही टैक्स रहता है, जिसके आप जानते हैं जो इनकी अर्थव्यवस्था रहती है वो कृषि रहती है। पशुपालन भी इनका रहता है, कृषि प्लस पशुपालन। और पशुपालन में गायों का जो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। गाय के गुम हो जाने पर उन्हें ढूंढा जाता था और गाय के लिए युद्ध भी हुए हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इनका सामाजिक संगठन कैसा था। तो हमने ये तो जाना कि वंश पर आधारित था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो मैंने आपको पिछले अध्याय में बता दिया। लेकिन जो ऋग वैदिक राजनीतिक संगठन था वो कई भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो किस तरह से? तो जो सबसे छोटा था वो था आपका गांव। ठीक है, और गांव का जो मुखिया था वो ग्रामिक कहलाता था। गांव का जो मुखिया आप कह सकते हैं वो ग्रामिक कहलाता था। लेकिन आजकल हम क्या कहते हैं, जो गांव में रहता है उसे हम ग्रामिक कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, मुखिया को ग्रामिक कहा गया है। ठीक है, तो एक कुल, ठीक है, एक कुल है मान लीजिए, उसमें जो मुख्य हो गया वो कुलअप हो जाते थे। और कई सारे कुल मिलकर आपके कुल या फिर परिवार मिलकर आपका गांव का निर्माण करते थे। कई सारे गांव मिलकर विश्व या फिर वंश का निर्माण करते थे। और कई सारे वंश मिलकर जन का कह सकते हैं कि निर्माण होता था। और जो परिवार था उसमें एक रक्त समूह के ही सदस्य रहते थे। लेकिन गांव में क्या होता था, अनेक परिवारों के समूह रहता था, आज भी होता है। वंश में क्या होता था, कई गांवों का समूह रहता था और कई गांवों के समूह को विस्पति कहा गया है। अनेक परिवारों के समूह को ग्रामीणी कहा गया है।
ठीक है। और एक रक्त समूह के सदस्य को कूलक। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जन था, जो सबसे बड़ा था जन, ठीक है, उसमें अनेक विषयों का समूह था, 100 सदस्य। और जन का जो रक्षक था वो जनपति या फिर राजा कहलाता था, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो ये लघुत्तम इकाई थी और ये सबसे बड़ी। लघुत्तम कुल हो गया, परिवार हो गया सबसे बड़ा, ये आपका जन हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, अब धीरे धीरे क्या होता है, यूपी में अतरंजी खेरा एक स्थान है, तो वहाँ पर लोहे की खोज होती है, लोहे के बारे में जानकारी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पर मिलती है, इसके बाद कई सारे स्थानों पर लोहे की खोज होने लगती है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे लोहे का कह सकते हैं कि उसकी उपयोगिता पता चलती है, कृषि में इसका उपयोग होने लगा, तो फसल काफ़ी समृद्ध हो गया, काफ़ी ज़्यादा फसल होने लगी। फिर इसके बाद धीरे धीरे अतरंजी खेड़ा जब हुई लोहे की खोज, तो फिर जनपद से हो गया आपका महाजनपद का निर्माण होता है। 16 महाजनपद आप जानते हैं। तो सबसे बड़ा जो महाजनपद था, उत्तर भारत में आपका मगध रहता है, दक्षिण भारत में आपका महिष्मति रहता है, ठीक है। और 16 महाजनपदों की जो चर्चा हुई है वो होती है आपकी अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ रहता है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा आपको मिली है। तो फिर जनपद से महाजनपद, 16 महाजनपदों का निर्माण होता है, लोहे का आविष्कार हो जाता है। इसके कारण मगध का काफ़ी ज़्यादा विकास होता है, काफ़ी वो समृद्ध हो जाता है लोहे की खोज के कारण। हल में, कृषि में, पशुपालन में, हर जगह कर सकते हैं कि लोहे का, युद्ध में, है ना, साम्राज्य का विकास करने में, युद्ध में, सभी जगह आपके लोहे का कर सकते हैं कि उपयोग होता है, और इसके चलते काफ़ी ज़्यादा विकास हो जाता है। तो देखिए हमने सबसे पहले जाना, और इसी लोहे के कारण मगध का जो विकास होता है, उसका जो समृद्धशाली बनता है, वह कटक से अटक तक, ऐसा कहा गया है। इसका जो विकास था वो कटक से अटक तक था। कैसे? तो उड़ीसा का जो कटक है वहाँ से लेकर अफगानिस्तान के अटक तक मगध का साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था, ठीक है। कहाँ तक? पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हमने पाषाण काल पढ़ा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक हमने पढ़ा, और उसके बाद हम आगे महाजनपद को पढ़ेंगे। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में जाना है, ये हमारे जो सभ्यता है वो शहरी थी, लेकिन जो वैदिक कालीन सभ्यता है वो ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता के देवता कौन थे? तो पशुपति, है ना, 5 जानवरों के साथ उनके चित्र हमने देखा है। फिर वैदिक जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इसमें जो देवता थे वो इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ये सभी रहते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं रहते हैं, लेकिन वैदिक कालीन में आपको पता है गाय के लिए आपका युद्ध हो जाता था। और जानवर कौन से प्रमुख थे सिंधु घाटी सभ्यता में? तो एक सिंगी जानवर, और वैदिक काल में आपका गाय, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर है वैदिक काल, उसमें ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, इसको लेकर मैंने आपको पूरी तरह से कंप्लीट कराया है। आगे का हमारा जो चैप्टर हो जाएगा वो महाजनपद, लेकिन महाजनपद जो है ना वो 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद, उसके विकास, उसका किसके साथ युद्ध हुआ, फिर आप आगे मगध में चल जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हो जाए, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी विकसित है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ लेंगे, ताकि आपको कर सकते हैं महाजनपद, फिर मगध को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका जैन धर्म के बारे पे रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।